फाउंडेशन 1, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो तो एकदम छोटी सी चीज से शुरू करते हैं। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कॉस और साइन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में नहीं पता चलता है। कॉस साइन या सीकेंट की, टेंजेंट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तब भी कभी कभी वो पूछते हैं कि कुछ चीजों की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, और उसमें जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? या फिर मैं पूछूं आपसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। अच्छा भाई, तो आपको आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ लिया ना भाई, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करना है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे यहां पर यूज होते हैं, ओके, वो वाली चीज देखेंगे। सो मुझे अभी के लिए निकालना है मिनिमम वैल्यू इस चीज की। ठीक है, ओके फाइन। सो फाइन, मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस चीज की। तो यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे कि व्हाट इफ आई राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो मिनिमम वैल्यू निकालने के तीन तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हमने नहीं पढ़ा अभी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नहीं पढ़ा। दूसरा मेथड होता है खुद ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, पर कभी कभी जब मुझे ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पता तो फिर मैं मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी नहीं निकाल सकता भाई। ठीक है, अच्छा, और जो तीसरा मेथड होता है वो होता है यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस, वो वाली चीज भी अभी हमें नहीं पढ़ा पता। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मुझे किसी चीज की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए, किसी चीज की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो मैं पक्का पक्का यूज करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, ये वाली चीज को मुझे किसी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना है, ये वाली चीज को किसी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करूं, तो इसके लिए अगर परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट किया जाए तो भाई इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर कैसा दिखेगा? इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर कैसा दिखेगा? ओके, सो अगर मैं इसको ऐसा कुछ लिखूं, कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस सीकेंट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा भाई? क्या करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए से? -2 डालना या +2? -2 डालना पड़ेगा या +2 डालना पड़ेगा? अब क्वेश्चन यही है कि उनमें से कौन सी वैल्यू ली जाए। -2 +2 भी अगर हम डाल रहे हैं, -2 +2 भी अगर ले रहे हैं, तो उनमें से कौन सी वैल्यू ली जाए? उनमें से कौन सी वैल्यू ली जाए? अच्छा ठीक है, चलो एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर अगर मैं +2 ले लेता हूं और इसको -2 भी दे देता हूं, +2 भी ले लिया और -2 भी दे दिया, ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ये जो +2 और -2 आपने लिखा है, ये +2 और -2 आपने लिखा है, इसको हम कुछ इस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं भाई? किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं? आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एंगल थीटा का होल स्क्वायर, कॉस ऑफ एंगल थीटा का होल स्क्वायर प्लस सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा का होल स्क्वायर प्लस वो वाले 2 को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, वो वाले 2 को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, वो वाले 2 को लिख रहे हैं कॉस ऑफ एंगल थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये एकदम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे लास्ट चीज यही पढ़ी थी। tan मल्टीप्लाइड बाय कॉट 1 होता है, साइन मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट 1 होता है और कॉस मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट भी 1 होता है। ठीक है, तो उस +2 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, उसके साथ मैंने लगा दिया -2, उसके साथ मैंने लगा दिया -2। ठीक है, क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? ओके फाइन, ठीक है। अब क्योंकि अभी अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको क्या पता है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आज पढ़ेंगे उसके बारे में। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है,
सो यहां पर मैं पॉजिटिव साइड की ही बात करना चाहता हूं, अभी पॉजिटिव साइड की ही बात करना चाहता हूं। और अगर मैं अभी पॉजिटिव साइड की बात करना चाहता हूं तो ऐसे नहीं लेकर के, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, अभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहा था, मुझे ये सारी चीजें नहीं पता कि हो सकता है कि नेगेटिव हो जाए, पर अभी तक मैंने कभी कॉस और साइन को नेगेटिव नहीं देखा है, या सीकेंट और कोसिकेंट को नेगेटिव होते नहीं देखा है। तो मैं इसको +2 -2 ना लेकर के मैं इसको कुछ ऐसा ले रहा हूं। ठीक है, आपने लिखा हुआ है उसको काटना मत भाई, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप ऐसा कुछ ले लो, -2 +2। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप बोल सकते हो कि दिस विल बी इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ, अब उस -2 के मल्टीप्लीकेशन में मैं लिखूंगा कॉस ऑफ एंगल थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। ये तो चीज पहले से पता है भाई, कॉस ऑफ एंगल थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, और +2 एज इट इज लिख दे रहा हूं, +2 एज इट इज लिख दे रहा हूं। ठीक है, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वो उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई ये नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी केवल किस चीज की बात हो रही है? अभी केवल किस चीज की बात हो रही है भाई? केवल किस चीज की बात हो रही है? रेशियोज की बात हो रही है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा और बुद्धि लगाओगे तो आपको पता है कि अगर आप दो नंबर्स का स्क्वायर करो तो क्या कभी वो नेगेटिव वैल्यू दे सकता है? दो नंबर्स का स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब वो जो पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है उनमें से सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, वो चीज निकाल रहे हैं भाई। दो नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं और सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अच्छा, वो परफेक्ट स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, तो इसको ब्रेक करके और थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसको लिख लेंगे कॉस ऑफ एंगल थीटा माइनस सीकेंट ऑफ एंगल थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस ऑफ एंगल थीटा माइनस सीकेंट ऑफ एंगल थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है भाई? ये वाली चीज चमक रही है, समझ में आ रहा है? अरे a माइनस बी यस का सर। होल स्क्वायर है। ठीक है, हाँ सर। +2। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, फिर से वापस जाके देखते हैं। मैं ऐसा बोल रहा था कि सम ऑफ टू स्क्वायर्स, कोई भी दो नंबर का स्क्वायर करोगे, अगर वो रियल नंबर्स हैं तो कोई भी दो रियल वैल्यूज का स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर मैं +2 -2 लेके खेला होता, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा वापस चले जाते हैं, अगर मैं यहां पर +2 और -2 लेके खेला होता तो यहां पर स्क्वायर किस चीज का बना रहता भाई? परफेक्ट स्क्वायर किस चीज का क्रिएट हुआ रहता? कॉस ऑफ थीटा प्लस सीकेंट ऑफ थीटा, का होल स्क्वायर क्रिएट हुआ रहता। ठीक है, अच्छा भाई, वो कहानी में -2 आता बाहर में, उस पर थोड़े देर बाद जाएंगे, वो क्या वो नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं। अभी के लिए आप मुझे बताओगे क्या, ये वाला जो मसाला है कॉस ऑफ थीटा माइनस सीकेंट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, क्या कभी ऐसा होता है क्या कि कॉस थीटा और सीकेंट थीटा बराबर हो जाते हैं? ऐसा कभी होता है? आपने कभी ऐसा होते देखा है कॉस थीटा और सीकेंट थीटा बराबर हो जाते हैं? नहीं देखा है? अच्छा, ओके। होते हैं सर। कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 होती है। सीकेंट ऑफ 0, जब मैं 0 बोल रहा हूं तो 0 डिग्रीज की बात हो रही है। सीकेंट ऑफ 0 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है? सीकेंट ऑफ 0 डिग्रीज की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो अंदर में रखा हुआ मसाला जो है, ये अंदर में रखा हुआ मसाला, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या दे सकता है? वो सबसे छोटी वैल्यू क्या दे सकता है? वो किसी भी नंबर का स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? अरे किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, गिवन दैट कि आप 0 का स्क्वायर नहीं कर रहे हो। जब आप 0 का स्क्वायर करोगे तो सबसे छोटी वैल्यू देगा। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। अच्छा, एक परफेक्ट स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब अगर मुझे ऊपर दिए हुए मसाले की मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ये वाला मसाला 0 होना चाहिए, और ये वाला मसाला 0 कब होता है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्रीज पर ये पूरा मसाला 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो 1 - 1 वाली वैल्यू देने लग जा रहा है। ठीक है, तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या ज्यादा से ज्यादा 2 के बराबर हो सकती है?
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 2 के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी ही होगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू अगर आप कोई नेगेटिव नंबर भी रखोगे वहां पर तो उसके बाद 0 से तो बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, चमका गया, समझ में आई चीज? अच्छा, तो अगर ये वाली चीज ट्रू है, ये वाली चीज ट्रू है, तो बिल्कुल सेम कहानी बगल में लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा वाली कहानी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा वाली कहानी। तो जैसा मैंने कॉस और सीकेंड के साथ किया वैसा सेम चीज साइन और कोसिकेंड के साथ भी होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज, जहां जहां पर कॉस लिखा हुआ है वहां वहां पर कोसिकेंड लिख लूंगा भाई, बिल्कुल सेम चीज होगा। फिर से सम ऑफ टू स्क्वायर्स की मिनिमम वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 तक भी नहीं पहुंचेगी, 0 तक पहुंचेगी जब दोनों साथ में 0 हो जा रहे हैं। पर क्या साइन और कॉस दोनों साथ में 0 होते हैं? साइन और कोसिकेंड दोनों साथ में 0 होते हैं? कभी साथ में 0 नहीं होते, एक बड़ा होता जाता है दूसरा छोटा होता जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम आउटपुट मिलेगा, जो चीज कॉस के लिए मिल रही है वही सेम चीज साइन के लिए भी मिलेगी भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज आपने कभी पहले पढ़ी है क्या? इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये वाली चीज आपने पहले कभी देखी है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब होता है वो ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है 2 के या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, 2 के इक्वल हो सकता है या 2 से बड़ा होगा। दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये दोनों क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये वाला पार्ट याद रखना। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है। ओके, अगले वाले रिजल्ट की बात करते हैं, फाइन। ओके, अब कभी कभी ऐसा होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया होता। अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे? ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला वाला कॉन्सेप्ट किसी को कोई डाउट भाई? पहला वाले कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट? कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट? ये वाली चीज शायद आपने पहले कहीं देखी होगी। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती अच्छे से, अगर हमें कैलकुलस नहीं आता अच्छे से, अगर हमें अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं आती अच्छे से, तो परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करके आप परफेक्ट स्क्वायर को मिनिमाइज कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम करके 0 करके आप मिनिमम वैल्यू ओवरऑल फंक्शन की निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अब कभी कभी तो देखो, अगर मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दूं, अगर मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया, तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो बच्चों वाला है भाई। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बच्चों वाला है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे भाई? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से निकालेंगे। अच्छा, ट्राइंगल अगर राइट एंगल है तो मैं मान लेता हूं कि इस ट्राइंगल का ये है हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। और जब मैं उसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूं इसका मतलब मुझे अपने थीटा को इधर बैठाना है। ठीक है, तो एनीवेज इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पी इंटू बी, हाफ इंटू पी इंटू बी। ठीक है, अब ये वाली चीज तो सभी को पता है। तो क्या मैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं जो राइट एंगल नहीं भी हो, तब भी मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं क्या? अगर इंक्लूडेड एंगल दिया हो। ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल के बारे में समझेंगे। ये वाली चीज तो सभी को ऑलरेडी पता थी। तो अब मैं एक ऐसा ट्राइंगल लेता हूं जो राइट एंगल नहीं है और देखते हैं उसकी एरिया हम निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, सो एक ऐसा ट्राइंगल अब मैंने लिया जो राइट एंगल्ड नहीं है। ठीक है, एक ट्राइंगल जो राइट एंगल नहीं है। ओके फाइन, तो आप बोलोगे सर अगर ये राइट एंगल होता तो इसका कोई परपेंडिकुलर होता। अब इसका कोई परपेंडिकुलर नहीं है तो क्यों ना हम एक वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एक वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये वाला एंगल बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, अब इस ट्राइंगल का मैं नाम रख लेता हूं ए बी और सी। इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ABC is not a right angle triangle, वो दिख रहा है साफ साफ, but I have dropped a perpendicular from point A to point, not from point A, on side BC, and I have supposed that this foot of perpendicular is D. ठीक है, foot of perpendicular D है। अच्छा भाई, अब foot of perpendicular D है, ओके फाइन, ठीक है। तो यहां से अगर मैं मान लेता कि मुझे BC साइड का लेंथ गिवन है, मान ले रहा हूं कि अभी BC साइड का लेंथ गिवन है, ठीक है, और तीनों ही साइड्स का लेंथ मान लेते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में एक नोमेनक्लेचर होता है कि आप जनरली साइड का लेंथ क्या मानते हो? जिस एंगल के अपोजिट वो साइड लाई कर रहा है। ठीक है,
तो अभी अगर एंगल ए के अपोजिट साइड की बात करें तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सा है? साइड बीसी है। वैसे ही एंगल बी के अपोजिट साइड है एसी, तो एसी का लेंथ मैं मान ले रहा हूं लोअर केस बी, और एंगल सी के अपोजिट जो साइड है वो है ए बी, तो ए बी का लेंथ मैं मान ले रहा हूं सी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एक ट्राइंगल में केवल मैं 3 चीजें बता रहा हूं, एक ट्राइंगल में केवल 3 चीजें दे रहा हूं, तो इनमें से मैं एक लेंथ नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, मान लो कि आपको इस ट्राइंगल के बारे में केवल 3 चीजें पता है, और जो 3 चीजें पता है मैं उनको ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, आपको ये पता है कि बीसी का लेंथ क्या है, आपको ये पता है कि एबी का लेंथ क्या है, और आपको ये पता है कि एबी और बीसी अपने साथ आपस में जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल क्या है। ठीक है, अब ये वाली चीज अगर पता होगी तो मैं कैसे यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूं, वो वाली चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए होता, तो मैं क्या बोलता भाई, मैं बोलता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इनटू, ऑलरेडी मुझे बीसी की वैल्यू पता है, बीसी का लेंथ क्या है ए इनटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड इज एडी, ऑल्टीट्यूड इज एडी। ठीक है, मुझे एडी का लेंथ नहीं पता, एडी का लेंथ नहीं पता, और अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है उसमें एडी का लेंथ हमने शायद पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, पर पाइथागोरस थ्योरम तक नहीं जाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहली चीज की हाफ इंटू ए इंटू एडी, ये क्लियर हो गया सभी को, हाफ इंटू ए इंटू एडी क्लियर है भाई, वरुण क्लियर है बेटा? ओके ठीक है, चलो भाई सही है। हाँ सर। अब वो जो एडी है ना, देखो उस एडी को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। आप बोलोगे सर एडी का मतलब आप एडी एक लेंथ मान ले रहे हो, एडी का मतलब एडी एक लेंथ मान ले रहे हो, क्लियर है ना, एडी का मतलब एडी एक लेंथ मान लिया जा रहा है। अच्छा भाई, मैं मान लेता हूं कि ये पूरा लेंथ तो ए है, पूरा लेंथ तो ए है। ठीक है, यहां पर एक बहुत ही छोटा सा लेंथ मान रहे हैं, कितना बड़ा लेंथ भाई, बी से लेकर के डी तक का, बी से लेकर के डी तक का मैं लेंथ मान लेता हूं, मान लेते हैं बी से लेकर के डी तक का लेंथ है A1। ठीक है, और डी से लेकर के सी तक का लेंथ है A2, तो पक्का पक्का A1 प्लस A2 ही किसके बराबर होगा भाई, ए के बराबर होगा। ठीक है, तो BD का लेंथ मैंने ले लिया A1 और CD का लेंथ ले लिया मैंने A2, तो A1 प्लस A2 की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, अब देखो, अब मैं ट्राइंगल में, अब मेरा राइट एंगल ट्राइंगल पे मैं खेल सकता हूं, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा आपको भी, चमक रहा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल पे मैं खेलने वाला हूं। ठीक है भाई, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, एबीडी, एबीडी। ठीक है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल एबीडी की बात करूं, ठीक है, ट्राइंगल एबीडी की बात की जाए, ट्राइंगल एबीडी की बात की जाए, तो इस ट्राइंगल एबीडी में देखो आपको हाइट चाहिए, आपको एडी चाहिए। ठीक है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, और आपको कौन सी चीज पता है, आपको एबी पता है और आपको एडी चाहिए। ठीक है, हाँ मुझे हाइपोटेनस पता है और मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए भाई, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर अगर मुझे एक एंगल पता है, यहां पर मुझे एक एंगल पता है, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए और मुझे हाइपोटेनस का लेंथ पता है, तो क्या करें, साइन थीटा। हाँ साइन थीटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि साइन ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा वो लेंथ जो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, कौन सा लेंथ नहीं पता भाई, एडी। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा एडी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो मुझे पता है, हाइपोटेनस जो मुझे पता है दैट इज सी। ठीक है, अच्छा भाई, तो देखो, तो मैंने आपको कौन कौन सी चीजें गिवन थी, हमें कौन कौन सी चीजें पता थी भाई, हमें पता था सी, ए और एंगल थीटा। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में, जरूरी नहीं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल ही हो। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको 2 साइड्स पता हो और इंक्लूडेड एंगल पता हो, इंक्लूडेड एंगल का मतलब वो जो दोनों साइड्स हैं जिनकी लेंथ आपको पता है, वो जो साथ में मिलकर एंगल बना रहे हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये वाली चीज अगर मुझे पता चल जाए तो मैं बोलूंगा यहां से कि एडी का लेंथ क्या है, सी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, एडी का लेंथ है सी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। अच्छा भाई, अब अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया ही चाहिए
तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड क्या है, एडी के बराबर। ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख सकता हूं भाई, बेस की वैल्यू मुझे पता है, बेस की वैल्यू है हाफ, बेस इज बीसी, बीसी में जो ए वाली वैल्यू है, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, वो वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, वो एक नंबर है जो मुझे पता है। सो हाफ इंटू ए इंटू एडी, और एडी की वैल्यू क्या आ रही है, सी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया से निकाल सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया से निकाल सकते हैं। अब इसको वर्ड्स में लिख लो, वर्ड्स में लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल is equals to half of product of sides, product of lengths of sides, product of lengths of sides multiplied by sine of included angle, sine of included angle। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया क्या भाई, समझ में आया। तो अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अब अगर मैं आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दे रहा हूं, पर साइड्स की लेंथ दे रहा हूं, तो आप आसानी से ट्राइंगल का एरिया बता सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि एग्जांपल के लिए केवल मान लो कि कोई एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है, एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ए बी सी, ऐसा कुछ ट्राइंगल है जिसमें ए बी का लेंथ है 5, बीसी का लेंथ है 3, और ये वाला एंगल है 60 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला एंगल है 60 डिग्रीज। ओके, तो अब देख देख क्रिश, क्रिश है ना भाई, तो ये तो बोल रहा था कुछ नहीं है क्या, कौन मुझे बोल रहा था कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो, डेलिबरेटली इसीलिए मैंने यहां पर A1 भी लिखा था, डेलिबरेटली इसलिए मैंने यहां पर A1 लिखा था कि ऐसा लगता तो है कि पाइथागोरस थ्योरम तक जाना है, पर एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम ही से ही तो ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी चीज बनी है। ठीक है, तो मुझे वो A1 और A2 की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से हाइट निकालनी पड़ेगी भाई, और हाइट निकालने के लिए ऐसा लगता है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, पर अब यूज नहीं करना है, अब तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया भाई, काफी आसान फॉर्मूला। बोलेंगे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा इस केस में हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स दैट इज 5 और 3 का प्रोडक्ट, तो 5 और 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा 15, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, वो एंगल जो इन दोनों साइड्स को कंटेन कर रहा है, इन दोनों साइड से बन रहा है, साइन ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है भाई, तो एरिया हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, सो 15√3/4। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। चलो हाँ सर। अब इस चीज का यूज करेंगे, एग्जैक्टली सेम चीज का यूज करेंगे। अब आप मॉड्यूल खोल लो, मॉड्यूल खोल लो भाई, मॉड्यूल खोल लो और आप आ जाओ एक्सरसाइज कौन सा है, हाँ एक्सरसाइज 8.2 आई गेस, हाँ मॉड्यूल में एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एडवांस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, मॉड्यूल का एक्सरसाइज 8.2 ओपन कर लो, 8.2 ओपन कर लो, उसमें एडवांस्ड क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन है, एडवांस्ड क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, वो वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से डिक्टेट कर दे रहा हूं, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर्स हैज टू अपोजिट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन सभी के लिए क्रॉप करके ले आता हूं। ठीक है, यहां पर we are supposed to find the area of rhombus। ठीक है, so fine,
ये वाला क्वेश्चन सभी को मिल गया क्या भाई? मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपके मॉड्यूल में, रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज टू अपोजिट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। मिल गया है सभी को सेम क्वेश्चन? ओके शिंदे, वीडियो क्यों ऑफ किया है? पोरवाल वीडियो क्यों ऑफ रखा है बेटा? सर ये 8 चैप्टर नहीं है मॉड्यूल में, वही अच्छा दूसरा कोई मॉड्यूल है क्या ढूंढ रहा था। सर अच्छा एक अच्छा ही वो मॉड्यूल ढूंढ रहा था। अच्छा आपको एक ही मॉड्यूल मिला क्या? ठीक है चलो, अगर एक ही मॉड्यूल मिला है तो फिर मुझे होमवर्क देने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप इस वाले क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर्स हैज टू अपोजिट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अभी तो छोटे छोटे ट्राइंगल पे खेल रहे थे, अचानक से रोम्बस कहां से आ गया भाई? अचानक से रोम्बस कहां से आ गया? अरे रोम्बस का जो डायगोनल है उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, देखते हैं, काफी काफी बच्चों वाला एक क्वेश्चन है। अगर एक बार फॉर्मूला याद हो गया ना, एक बार फॉर्मूला याद क्या करना है, फॉर्मूला याद क्या करना है, बस फॉर्मूला समझ में आ गया तो हम रोम्बस का एरिया बच्चों के जैसा निकाल लेंगे भाई। काफी काफी आसान क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा रोम्बस जैसा लग नहीं रहा, मन की आंखों से देखोगे तो अवश्य ही लगेगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, हाँ बिल्कुल रोम्बस जैसा लग रहा है, ओके। अब बोल रहा है रोम्बस के हर एक साइड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर्स का। रोम्बस के हर एक साइड का लेंथ ले लिया मैंने 20 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब बोल रहा है ऑपोजिट एंगल 60 डिग्री ईच है। तो आप बताओ, तो अगर इस रोम्बस का नाम मैंने रखा है ABCD, तो कौन से एंगल 60 डिग्री होंगे? एंगल ए और एंगल सी। सो ये दोनों एंगल्स हो गए 60 डिग्री ईच, ये वाला एंगल भी हो गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी हो गया 60 डिग्री, ओके फाइन, ठीक है चलेगा, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, दूसरे वाले डायगोनल को ज्वाइन किया जाएगा। क्यों भाई? अगर मैंने डायगोनल BD को ज्वाइन कर दिया, अगर मैंने डायगोनल BD को ज्वाइन कर दिया, तो ये वाली चीज क्या आपको पता है कि ये जो डायगोनल है ये इक्वल एरियाज वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है इस रोम्बस को। ये जो डायगोनल है ये डिवाइड करता है रोम्बस को ट्राइंगल्स विद इक्वल एरियाज। ये चीज पता है क्या भाई? हाँ सर। सभी को पता है? यस सर। ओके फाइन, हाँ ठीक है चलो, सर ठीक है। वरना कुछ नहीं है, रोम्बस के जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि सर हमें नहीं भी पता है, तो यहीं पर रिवाइज कर लो उस चीज को। इसको अगर हम इन दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे, तो क्या होने वाला है? आप बोलोगे सर ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालूं, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस BD इंटू ऑल्टीट्यूड। मान लो ये दोनों मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट E पर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हो जाएगा हाफ इंटू बेस दैट इज BD इंटू ऑल्टीट्यूड दैट इज AE, ठीक है। ये मान लेते हैं ये होने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। और वैसे ही अगर मैं CBD की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD की बात करूं, तो हो जाएगा हाफ इंटू, वहां पर भी बेस रहेगा BD और ऑल्टीट्यूड रहेगा CE। पर आपको पता है कि ये दोनों मसाले तो सेम है भाई, CE और AE तो सेम ही है, क्योंकि बाइसेक्ट करता है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बराबरी पे ही खेल रहे हैं, तो मतलब एरिया बराबर होगा, ठीक है, एरिया बराबर होगा। अच्छा अगर एरिया बराबर है, तो अगर केवल मैं ऊपर वाले ब्लू वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं तो मजा आ जाएगा भाई, ब्लू वाले ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो पूरे के पूरे रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। क्लियर है ना भाई? क्लियर है? ठीक है शिंदे। अच्छा तो अगर ऊपर वाले का एरिया निकालने तो पूरे का एरिया पता चल जाएगा। अच्छा ऊपर वाले का एरिया निकालने के लिए पहले चेक करो, ये एंगल पे खेल रहा है, एंगल पे खेल रहा है, कहीं ये इंक्लूडेड एंगल तो नहीं है? हाँ ये तो इंक्लूडेड एंगल है, 60 डिग्री तो इंक्लूडेड एंगल है जो इन दोनों साइड्स के बीच में लाई कर रहा है भाई, इन दोनों साइड्स को, ये दोनों साइड्स उस एंगल को बना रहे हैं। अच्छा भाई तो अभी हमने पढ़ा कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ
sides, product of sides, half into product of lengths of sides and sine of the included angle, sine of the included angle. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी निकालेंगे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स दैट इज 20 इंटू 20, ये वाला 20 इंटू ये वाला 20, ठीक है। तो हाफ इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल कौन सा है यहाँ पर, इंक्लूडेड एंगल है 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री। बहुत सही, बस। अरे तो ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, हमें तो रोम्बस का एरिया निकालना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो ये रोम्बस का एरिया हो जाएगा और वो आ जाएगा हाफ इंटू 400 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसल, तो ये दे देगा आउटपुट 200 √3, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस इस तरह से भी निकाल सकते हैं अगर आपको एक एंगल पता चल जाए तो। क्लियर है भाई, बढ़ जाए आगे। ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के लास्ट में ही हैं इनफैक्ट, और मॉड्यूल नहीं है तो मुझे वो क्वेश्चंस आपको लिखवाने पड़ेंगे। R.D. शर्मा, ओके फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में डाउट है क्या मयूरेश? हाँ सर। ठीक है, चलो। एक्चुअली आपको ये वैल्यू याद भी रखनी क्वेश्चन है। नंबर 35। हाँ ओके फाइन, ठीक है। सो इस वाली चीज को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको ये वाली चीज याद भी रखनी है, ऑफ कोर्स याद रखनी है, साइन ऑफ 15 और एटलीस्ट कोसाइन ऑफ 15 की वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको एक फॉर्मूला गिवन है और बोल रहा है कि साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू निकालो, ठीक है। आपको चाहिए साइन ऑफ एंगल 15 डिग्रीज और कॉस ऑफ एंगल 15 डिग्रीज। जब आपको ये चीज पता है कि साइन ऑफ एंगल, ये दोनों फॉर्मूले गिवन है, साइन ऑफ a माइनस बी ये गिवन है, साइन ऑफ एंगल a इंटू कॉस ऑफ एंगल b माइनस कॉस ऑफ एंगल a इंटू साइन ऑफ एंगल b, साइन ऑफ a माइनस b गिवन है ना, और दूसरा कॉस ऑफ a माइनस b गिवन है, कॉस ऑफ एंगल a माइनस b गिवन है, ये होगा कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b प्लस साइन ऑफ a इंटू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल b, ठीक है। अब आप ये सोचो कि आपको अगर साइन 15 चाहिए, अगर आपको साइन 15 चाहिए तो मैं a की जगह ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड एंगल रखूं, क्योंकि देखो आप a की जगह जो एंगल रखोगे वो यहां पर रिफ्लेक्ट होगा और यहां पर भी रिफ्लेक्ट होगा, और उसके कॉस और साइन की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही आप b की जगह जो एंगल रखोगे उसका कॉस आपको यहां पर रखना पड़ेगा और उसका साइन आपको यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको a माइनस बी की वैल्यू, इवेंचुअली आपको a माइनस बी की वैल्यू तो 15 डिग्री चाहिए, a माइनस बी का जो आउटपुट आना चाहिए वो 15 डिग्री आना चाहिए, पर आपको ऐसे a और b एंगल्स रखने पड़ेंगे जिनके कॉस और साइन की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आरएचएस में उन्हीं का कॉस और साइन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनका डिफरेंस, ऐसे कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनका डिफरेंस 15 डिग्रीज होता है? 45 और 45 and 30. हाँ, सो अगर मैं एंगल ए को ले 60 लूं on 45, हाँ अगर मैं एंगल ए को 45 ले लूं, एंगल बी को मैं दोनों लेकर के सॉल्व कर दूंगा। हाँ, पहले वाले में एंगल ए को 45 ले लिया, एंगल बी को 30 डिग्रीज ले लिया, तब भी आ सकता है, तब भी आउटपुट आ सकता है 15 डिग्रीज, या फिर मैं एंगल ए को ले लूं 60 डिग्रीज और एंगल बी को ले लूं 45 डिग्रीज, तब भी आउटपुट आ सकता है 15 डिग्रीज, ठीक है। तो आपको कौन सा पसंद है, आप कौन सा करना चाहते हो भाई, ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों से आंसर आएगा, कौन सा कर लें, ऊपर वाला या नीचे वाला? ठीक है, सो फाइन, सो मैं ऊपर वाला लेके सॉल्व कर रहा हूं,
ऊपर वाला लेके सॉल्व कर रहा हूं। मैं ले लेता हूं ए की वैल्यू 45 डिग्रीज और बी की वैल्यू 30 डिग्रीज। अच्छा भाई, तो उसके लिए अगर मैं ए की वैल्यू 45 ले रहा हूं और बी की वैल्यू 13 डिग्रीज ले रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि साइन ऑफ a माइनस बी अब हो जाएगा 45 माइनस 30 दैट इज 15 डिग्रीज। सो फाइन साइन ऑफ 15 डिग्रीज विल बी, देखो तो आरएचएस में है साइन ऑफ एंगल ए, मतलब साइन ऑफ 45 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बी, बी क्या है 30 डिग्रीज है, सो मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बी दैट इज 30 डिग्रीज माइनस कॉस ऑफ एंगल ए मतलब कॉस ऑफ एंगल 45 डिग्रीज एंड साइन ऑफ एंगल बी मतलब साइन ऑफ एंगल 30 डिग्रीज। ठीक है, अब रख देते हैं भाई वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज तो हमें पता है, हमें साइन ऑफ 45 की वैल्यू पता है, साइन ऑफ 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। टेबल देख लो भाई, टेबल देख लो चुपके से। कॉस ऑफ एंगल 30 डिग्रीज, कॉस ऑफ एंगल 30 डिग्रीज होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। ठीक है, माइनस कॉस ऑफ एंगल 45 डिग्रीज, कॉस ऑफ एंगल 45 डिग्रीज होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 और साइन ऑफ एंगल 30 डिग्रीज होता है 1 अपॉन 2। ठीक है भाई, अब आपका जो बेस वाला मसाला है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो दोनों का सेम है, तो आप सिंपली इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो भाई, सिंपली इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, √3 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके फाइन, सो ऐसे निकालेंगे साइन ऑफ 15। अब मान लो कि अगर आपको उल्टा करने का मन है तो आप cos ऑफ a माइनस बी के लिए 60 और 45 ले लो। ऐसा नहीं कि जरूरी है 60 और 45 लेना, आप कोई भी दो स्टैंडर्ड एंगल्स का डिफरेंस ले सकते हो, क्योंकि दोनों से सीख रहे हैं तो चलो दूसरे वाले के लिए 60 और 45 ले लेते हैं। ठीक है, सो cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी मतलब मैं cos ऑफ 60 माइनस 45 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं a की जगह पर रखने वाला हूं, अब मैं a की जगह रखने वाला हूं 60 डिग्रीज। अच्छा, ये वाले a की जगह भी और ये वाले a की जगह भी 60 डिग्रीज, और साथ ही साथ मैं b की जगह रखने वाला हूं, b की जगह रखने वाला हूं 45। ठीक है, तो चलो भाई ट्राई करते हैं। cos ऑफ 15 डिग्रीज आ जाएगा, cos ऑफ 15 डिग्रीज आ जाएगा, यहां से बोलेंगे फाइन, यहां से बोलेंगे ये हो जाएगा cos ऑफ एंगल a, दिस इज इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ एंगल a मतलब कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज। देखो तो भाई अब a की वैल्यू 60 डिग्री है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल b, साइन ऑफ 45 डिग्रीज प्लस, देखो तो वहां पर बीच में प्लस साइन दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, प्लस साइन ऑफ एंगल a प्लस साइन ऑफ a की वैल्यू है 60 डिग्रीज इंटू कोसाइन ऑफ एंगल b, कोसाइन ऑफ एंगल b की वैल्यू है 45 डिग्रीज। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। सो cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, साइन ऑफ 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, प्लस साइन ऑफ 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 और cos ऑफ 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप देखोगे कि फिर से सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मैं न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर सकता हूं √3 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, √3 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है भाई, क्लियर है क्या, एकदम समझ में आ गया अच्छे से? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर मुझे बताया गया है कि आपको ऑलरेडी आता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो और अच्छी बात है भाई, और बढ़िया बात है, फाइन। सो अब थोड़े से आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा या कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा या फिर उससे भी बड़े एंगल्स की, तो ये सारे के सारे कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं। तो मैं एक बार केवल साइन एंड कोसाइन ऑफ कंपाउंड एंगल्स लिख दे रहा हूं, कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, इसको मैं कोई हेडिंग नहीं देता हूं क्योंकि मैं पता नहीं मैं कौन कौन से एंगल्स तक जाऊंगा। वैसे तो इसको पाई के टर्म्स में लिख पढ़ते हैं हम, पर अभी हमें क्योंकि थीटा के टर्म्स में, क्योंकि डिग्री के टर्म्स में सारी चीजें पता है, तो डिपर डिग्रीज के टर्म्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
तो कभी नेगेटिव नहीं होते, पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे नेगेटिव हो सकते हैं ये समझते हैं। मैंने अगर एक ऐसी लाइन बनाई और मैं ये बोल रहा हूं कि ये लाइन कुछ ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ये जो एंगल बन रहा है, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल के लिए ये बनेगा कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर बनाता हूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो भी पॉजिटिव होगा और मेरा बेस होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट मेरा हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। अगर मैं दूसरे वाले क्वाड्रेंट में चला जाऊं, फाइन, अगर मैं इधर चला जाऊं, अच्छा भाई, अगर मैं दूसरे वाले क्वाड्रेंट की बात करूं तो अब इस वाले क्वाड्रेंट में अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे, इस वाले क्वाड्रेंट में अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो जो परपेंडिकुलर है वो तो पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान रहा हूं, अभी भी ये एंगल पे थीटा थीटा खेल रहे हैं, तो अब मेरा परपेंडिकुलर पॉजिटिव रहेगा पर मेरा बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। परपेंडिकुलर पॉजिटिव रहेगा, मेरा बेस नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, आप बता सकते हो क्या मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव रहेगा। ओके फाइन, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव रहेगा। चलो, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाऊं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आपको समझ में आ रहा है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जा रहे हैं, तो जो परपेंडिकुलर है वो अभी नेगेटिव वाई एक्सिस पर नीचे जा रहे हैं ना भाई, ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं, रियल एक्स एक्सिस से नीचे, सॉरी एक्स एक्सिस से नीचे जा रहे हैं, तो ये वाली चीज भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मेरा परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो जाएगा और मेरा बेस भी नेगेटिव हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या अभी भी पॉजिटिव रहेगा? हाँ, हाइपोटेनियस अभी भी पॉजिटिव रहेगा। और अगर चले जाते हैं हम अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो कौन सी चीज पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में? बेस मेरा पॉजिटिव हो जाएगा पर परपेंडिकुलर नेगेटिव रहेगा। ये एंगल छोटू सा थीटा ले लेते हैं, इधर भी ये वाला एंगल छोटू सा थीटा ले लेते हैं। तो अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर। अब आप एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ मूव कर रहे हो इसलिए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा नेगेटिव, पर आप ओरिजिन से राइट ही मूव कर रहे हो तो आपका बेस रहेगा पॉजिटिव और आपका हाइपोटेनियस रहेगा हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, हाइपोटेनियस रहेगा हमेशा पॉजिटिव। ओके, तो क्योंकि मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइट के रेशियोज पर ही। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ये तो पता है कि साइन कोसाइन और टेंजेंट, मैं इनके रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इनके साइन की बात कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होते हैं मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अगर तीनों ही पॉजिटिव है, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों ही पॉजिटिव है तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव ही आएगा भाई। अगर बेस और हाइपोटेनस दोनों ही पॉजिटिव है, देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों पॉजिटिव है तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव होगा। अगर बेस और हाइपोटेनस दोनों पॉजिटिव है तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव होगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों पॉजिटिव है तो उनका भी रेशियो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है कि अगर मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर कुछ ऐसा वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाली चीज पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, पर अभी के लिए हम उसको राइट एंगल ट्राइंगल जैसा ही ट्रीट करना चाहते हैं तो इस तरह से पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर साइन कोसाइन और टेंजेंट पॉजिटिव हैं तो उनको उल्टा भी करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी भाई। अगर 3 पॉजिटिव है तो 1/3 भी पॉजिटिव रहेगा, अगर 2 पॉजिटिव है तो 1/2 भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है क्या?
ये चीज क्लियर है आपको, अच्छे से क्लियर है? अरे क्रिश आ गया क्या? हाँ सर। काफी लेट आया है यार। हाँ सर। हाँ, ऐसा क्यों बेटा, हग रहा था क्या? क्या हुआ? अरे इतना लेट क्यों आया बेटा? सर अलार्म नहीं बजा, मतलब अलार्म नहीं बजा? पेरेंट्स ने बंक किया, उनको लगा कि 5 को है। अच्छा अच्छा, ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है हमें, चीजें कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कुछ नहीं होती हैं। खा ले बेटा रुहान, खा ले। अच्छा, दूसरे वाले क्वाड्रेंट की बात करते हैं क्रिश। क्रिश अब तू ही बता दे भाई, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में भी देखो रेशियो चेंज नहीं होगा। रेशियो की बात करूं तो मैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट ये तो अभी भी रहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। पर आपको एक चीज पता चल गई कि बेस अब मेरा नेगेटिव हो गया है, बेस मेरा नेगेटिव हो गया है। तो जहां जहां पर जिस जिस मसाले में बेस रहेगा वो सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी भाई। बेस केवल अकेला नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल अकेला बेस नेगेटिव हो रहा है। तो वो सारा मसाला जिस जिसके पास बेस है, किसके किसके पास बेस है भाई? कॉस के पास बेस है और टेंजेंट के पास बेस है। तो जिसके पास बेस है, देखो नीचे वाला हाइपोटेनस पॉजिटिव है लेकिन ऊपर वाला बेस नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको ओवरऑल नेगेटिव बना देगा, कॉस को नेगेटिव बना देगा, ठीक है, कॉस को नेगेटिव बना देगा और टेंजेंट को भी नेगेटिव बना देगा। कॉस भी नेगेटिव बन जाएगा, टेंजेंट भी नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, अगर कॉस नेगेटिव हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। अकेले अकेले थोड़ी ना खाएगा भाई, अकेले अकेले थोड़ी ना खाएगा। अगर टेंजेंट नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो जाएगा। पर साइन बच के निकल गया भाई, काफी चालाक था भाई साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में बच के निकल गया। तो साइन हो गया पॉजिटिव, साइन हो गया पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो गया, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही बनाना कॉपी में, ठीक है, इसी तरह से स्केच कर लो कॉपी में भाई। तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है ना सर, तीसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं फिर से तीसरे क्वाड्रेंट में नेसर तू बोलना, तो साइन कोसाइन टैन के रेशियोज बता दे। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हाँ, ये कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब नेसर ये बता कि अब मेरा जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही नेगेटिव हो गए, बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही नेगेटिव हो गए, ठीक है ना सर। तो जो टेंजेंट है ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, तो टैन हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, कॉस की बात की जाए तो देखो हाइपोटेनस तो पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेगा ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। वैसे ही परपेंडिकुलर तो नेगेटिव है लेकिन हाइपोटेनस पॉजिटिव, डिवाइड करेंगे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अगर साइन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, अगर कोसाइन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, अगर टेंजेंट पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा भाई, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए। निधि मेरी आवाज आ रही है क्या? चलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं फिर से बात करूं साइन, कोसाइन और टेंजेंट की, फिर से होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव है। परपेंडिकुलर अगर नेगेटिव है और हाइपोटेनियस और बेस दोनों पॉजिटिव है तो जहां जहां पर संसार में परपेंडिकुलर दिख रहा है वो नेगेटिव कर देगा, परपेंडिकुलर दिख रहा है वो बाकी सारे मसाले को नेगेटिव कर देगा भाई। तो साइन ये नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, साइन हो जाएगा बेचारा नेगेटिव। कॉस बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, कॉस हो जाएगा पॉजिटिव। और टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है, तो टेंजेंट भी हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर साइन नेगेटिव हो जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो जाएगा भाई, अगर कोसाइन पॉजिटिव हो जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर टेंजेंट नेगेटिव हो जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाली सेम चीज को आपने याद किया होगा एएसटीसी से, एग्जैक्टली सेम चीज को आपने याद किया होगा एएसटीसी से भाई, ठीक है। अच्छा, तो फिर से एक बार देख लेते हैं भाई, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ओके। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स की बात करूं तो कोई एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो पता है क्या हो जाता है वो
एंगल अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है तो वो एंगल की वैल्यू हमेशा लाई करेगी। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है ना तो यहां पर आता है मेरा 0 डिग्री, ठीक है। फिर आप 90 डिग्रीज घूम गए तो यहां पर क्या आएगा 90 डिग्रीज, ठीक है। फिर 90 डिग्री घूम गए तो इधर कितना आएगा 90 प्लस 90 डिग्रीज 180 डिग्रीज। फिर आप 90 डिग्रीज घूम गए तो इधर आएगा 270 डिग्रीज। फिर आप 90 डिग्री घूम जाओगे तो इधर आकर के रुकोगे 360 डिग्रीज पर, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्रीज होते हैं भाई, एक रिवॉल्यूशन में, रिवॉल्यूशन या यहाँ पे तो रोटेशन बोला जाए, एक रोटेशन में कितने डिग्रीज हो गए 360 डिग्रीज। ओके फाइन, ठीक है। तो कोई एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो एंगल हमेशा लाई करेगा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्रीज के बीच में। कोई एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल हमेशा लाई करेगा 90 डिग्रीज से लेके 180 डिग्रीज के बीच में। कोई एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो एंगल हमेशा लाई करेगा 180 डिग्रीज से लेके 270 डिग्रीज के बीच में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लाई करेगा 270 डिग्रीज से लेके 360 डिग्रीज के बीच में, ठीक है। और अभी आपने ऊपर देखा, ठीक है अश्विनी, समझ में आ रहा ना बेटा, काफी लेट आई, आपको लगा 5 बजे से है क्या क्लास, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कभी कभी, पर ऐसा होता नहीं हमेशा। अच्छा भाई, तो ध्यान से सुनो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पॉजिटिव है, उनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो याद करने का तरीका ऐसा बोलते हैं, यहां पर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, डबल ए बोल रहा हूं, यहां पर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है भाई। अच्छा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट की बात की जाए तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अगर कोई एंगल दिया जाए साइन को खाने के लिए, तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट के वाला एंगल अगर साइन को खाने के लिए दिया जाए तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू उगलेगा भाई, वो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा साइन और उसका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, ठीक है। तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा। यहां पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। अगर इसी कहानी के साथ आगे बढ़ा जाए, क्लियर है ना भाई, सभी को चमक रहा है ना, चमक रहा है कनेश, पता था पहले से, ठीक है। तीसरे वाले क्वाड्रेंट की बात की जाए, तीसरे वाले में टैंजेंट पॉजिटिव दिख रहा है, तो टैंजेंट और उसका रेसिप्रोकल, कोटैंजेंट, टैंजेंट और कोटैंजेंट ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी सब नेगेटिव दिख रहे हैं, तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सीकेंट, ये हो जाते हैं पॉजिटिव भाई, ठीक है। तो इसी को याद करने का आपको सर ने तरीका बताया होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेजेस, ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेजेस, ठीक है भाई। सो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, sine and its reciprocal is positive in second quadrant, tangent and its reciprocal is positive in third quadrant, and cosine and its reciprocal is positive in fourth quadrant, ठीक है। चमका भाई, बढ़ जाए आगे। हाँ सर। चलो ठीक है। अच्छा, अब मैं छोटी छोटी चीजें आपसे पूछूंगा, 2-3 चीजें, उसके बाद हम कंपाउंड एंगल्स पे आ जाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें, आपको ऑड और इवन मुझे बताना है, ऑड और इवन बताना, और ये बताना है कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतनी छोटी सी चीज, ठीक है, एकदम छोटी सी चीज, एकदम बच्चों वाली चीज, ठीक है। तो आप बताओ, यहां तक सभी ने बना लिया और सभी को क्लियर हो गया ना भाई, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक सभी ने बना लिया है, बढ़ जाए आगे। आशुतोष किधर गया, आशुतोष या भाग गया है, ठीक है। चलो भाई, मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं 90 डिग्री को, ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करूं कोई ऑड नंबर से, 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करूं कोई ऑड नंबर से, ठीक है, तो हमेशा जो आंसर आएगा, मोस्टली जो आंसर आएगा उसमें या तो जीरोस होंगे। देखो ये ऐसा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ऑड नंबर बोलने पर ज्यादा ही जनरलाइज हो जाएगा,
सो अगर मैं 90 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 270 डिग्रीज। अगर मैं इसी 90 डिग्रीज को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 450 डिग्रीज। अगर मैं इसी 90 डिग्रीज को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो मुझे सिंपली मिलेगा 90 डिग्रीज। ठीक है, अब अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक ऑड नंबर से तो वही 9 के ऑड मल्टीपल एंड जीरोस मिल रहे हैं। ठीक है, 9 के ऑड मल्टीपल्स एंड जीरोस मिल रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, 9 के ऑड मल्टीपल्स एंड जीरोस मिल रहे हैं। अच्छा, और अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई करूं कोई इवन नंबर से, 90 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं सपोज मैं 2 से, या 90 डिग्रीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से, या 90 डिग्रीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 से, तो मुझे 9 के इवन मल्टीपल्स और जीरोस मिलेंगे भाई। यहां मिलेगा मुझे 180 डिग्रीज, यहां पर मुझे मिलेगा 360 डिग्रीज, और यहां पर मुझे मिलेगा 540 डिग्रीज। ठीक है, अब क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना, क्यों पढ़ रहे हैं ध्यान से समझना। ठीक है, एक ही रूल है, एक ही रूल है, छोटा सा रूल है, छोटा सा रूल है, एकदम एक रूल पे बाकी सारी चीजें खेलेंगी। ठीक है, कौन सी सारी चीजें खेलेंगी भाई? अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देता हूं, मैं फंक्शंस वर्ड यूज कर रहा हूं, हाँ ये चीज आप 11th में पढ़ोगे, पर हाँ अगर कंपाउंड एंगल्स आ गए हैं तो कुछ इस तरह से बोला जाएगा कि अगर मैंने आपको दिया साइन, या फिर मैंने आपको दिया कोसाइन, या फिर मैंने आपको दिया टैन, या फिर मैंने आपको दिया कोसिकेंट, या फिर मैंने आपको दिया सीकेंट, या फिर मैंने आपको दिया कोटेंजेंट। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको दिए, और इनके अंदर जो एंगल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, इनके अंदर जो एंगल्स हैं अब वो कुछ ऐसे हैं, वो एंगल्स कुछ ऐसे हैं, वो एंगल्स हैं, वो एंगल्स हैं इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, वो सारे एंगल्स हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90, और 90 से आपके ऊपर डिपेंड करता है, 90 से 90 का इवन मल्टीपल, अब उसके बाद प्लस थीटा, प्लस कोई ऐसा एंगल, प्लस कोई ऐसा एंगल जो लाई कर रहा है 0 से लेके 90 के बीच में। ठीक है, प्लस कोई ऐसा एंगल जो लाई कर रहा है 0 से लेके 90 के बीच में। ठीक है, ध्यान से सुनो भाई, फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन कोसाइन सबके अंदर सेम चीज है, सबके अंदर सेम चीज है, साइन कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, इन सभी के अंदर मैं एक इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या फिर माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस भी हो सकता है, माइनस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, एक इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस कोई एक ऐसा एंगल दे रहा हूं जो 0 से लेके 90 के बीच में है, जो 0 से लेके 90 के बीच में। ठीक है, थीटा होगा ये सारा। ओके, तो इनका जो आउटपुट आता है ना, इनका जो आउटपुट आता है वो हमेशा साइन का आउटपुट साइन में ही आता है, कॉस का आउटपुट कॉस में ही आता है, टेंजेंट का आउटपुट टेंजेंट में ही आता है, कोसिकेंट का आउटपुट कोसिकेंट में ही आता है, सीकेंट का आउटपुट सीकेंट में ही आता है, कोटेंजेंट का आउटपुट कोटेंजेंट में ही आता है। ठीक है, कब कब ये चीज होती है? जब आप कोई इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस समथिंग के फॉर्म में लिख रहे हो, कोई इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस समथिंग के फॉर्म में। अभी एग्जांपल दूंगा ना, ये समझना इस तरह से पढ़ाने से ज्यादा इजी है कि आप जब एग्जांपल करोगे तो उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस कोई एक ऐसा एंगल जो 0 से लेके 90 के बीच में है, प्लस या माइनस कोई एक ऐसा एंगल जो 0 से लेके 90 के बीच में है। ठीक है, तो उससे आउटपुट आता है, उसमें साइन को साइन ही लिखते हैं, कॉस को कॉस ही लिखते हैं, टैन को टैन ही लिखते हैं, कोसिकेंट को सीकेंट ही लिखते हैं। ठीक है, उसके साथ वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 को फिर हम भूल जाते हैं, जो बचा हुआ थीटा है ना सेम थीटा लिख दो, जो बचा हुआ थीटा है सेम थीटा लिख दो, जो बचा हुआ थीटा है सेम थीटा लिख दो, जो बचा हुआ थीटा है सेम थीटा लिख दो, बचा हुआ थीटा है सेम थीटा लिख दो, बचा हुआ थीटा सेम थीटा लिख देंगे, मस्त। ठीक है, बचा हुआ थीटा सेम थीटा लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इनका कुछ साइन भी होता है, उसके साथ साथ यहां पर पहले एक साइन आएगा सभी में, यहां पर भी एक साइन आएगा, यहां पर भी एक साइन आएगा, यहां पर भी एक साइन आएगा, यहां पर भी एक साइन आएगा,
प्लस या माइनस, यहां पर भी एक साइन आएगा, यहां पर भी एक साइन आएगा, ठीक है। अब ये साइन क्या होता है, अब ये साइन कौन बताएगा, ये साइन बताने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा, किससे पूछने भाई, किससे पूछने जाना पड़ेगा, इससे पूछने जाना पड़ेगा, इससे पूछने जाना पड़ेगा कि भाई उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, कौन से क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव होता है साइन, फर्स्ट वाले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई कर रहा है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। वहां तक अगर आप पहुंच जाओगे तब आपको बताएगा ये वाला साइन कि भाई यहां पर आउटपुट आने वाला है पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, आउटपुट आने वाला है पॉजिटिव या नेगेटिव। ये वाला कॉस बताएगा कि आउटपुट आने वाला है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाला tan बताएगा कि आउटपुट आने वाला है पॉजिटिव या नेगेटिव, कोसिकेंट बताएगा आउटपुट आने वाला है पॉजिटिव या नेगेटिव, सीकेंट बताएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये वाला कोटेंजेंट ये वाले साइन को डिसाइड करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, अभी तक नहीं, अभी जितना लिखवाया उतना तो लिख लिया, थोड़ी सी चीजें तो क्लियर हो गई भाई, थोड़ी सी चीजें तो क्लियर हो गई। ओके, शिंदे या पुरवाल, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा कि आपको वीडियो ऑन करने के लिए, अगर ऐसा है वरुण या साकेत या साई पाटिल, अगर ऐसा है तो फिर मत ऑन करो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है, फाइन। अब देखो कोई एंगल ऐसा दिया हुआ है, मान लो कोई एंगल कुछ ऐसा दिया हुआ है, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज साइन ऑफ एंगल, व्हाट इज साइन ऑफ एंगल 240 डिग्रीज, ठीक है, मान लो मुझे, मैंने पूछा आपसे व्हाट इज साइन ऑफ एंगल 240 डिग्रीज, ठीक है। अब आपके पास है चॉइसेस, अब आपके पास है चॉइसेस, आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। अब देखो तो इसके आसपास में 90 का कौन सा मल्टीपल दिख रहा है आपको, 270 डिग्रीज दिख रहा है और 180 डिग्रीज दिख रहा है, ठीक है, 270 डिग्रीज दिख रहा है और 180 डिग्रीज के बीच में है। जीरो को भूल जाओ, 9 3 27, 9 2 18, तो 18 से 27 के बीच में है, ठीक है, 18 से 27 के बीच में। अच्छा, अब आप मुझे ये बता सकते हो क्या 240 डिग्रीज अगर 180 से 270 के बीच में है तो कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, 240 डिग्रीज कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से बड़ा है, करेक्ट, 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, 240 अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, 240 अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जो भी आउटपुट आने वाला है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव कौन होता है, टैन और कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन नेगेटिव होगा। तो मुझे जो साइन मिलने वाला है, जो भी आउटपुट आएगा उसका जो साइन मिलने वाला है, मुझे पता चल गया नेगेटिव आने वाला है, साइन मुझे पता चल गया नेगेटिव आने वाला, बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, साइन मुझे पता चल गया। अच्छा भाई, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे खेलूं। इवन मल्टीपल ऑफ 90 क्या होगा, 270 होगा या 180 होगा, 180 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप इसको कुछ ऐसा लिखो, आप इसको लिखोगे साइन ऑफ 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 तो गए ही, उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं, ठीक है, तो उसके बाद और मैं कितना आगे जा रहा हूं भाई, 60 डिग्रीज आगे जा रहा हूं, उसके बाद और 60 डिग्रीज आगे गया तभी तो 240 मिलेगा, ठीक है। तो मैंने एक इवन मल्टीपल ऑफ 90 लिखा। अब आप भूल जाओ कि वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 क्या है, वो 180 है या वो बहुत बड़ा कोई इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो एंगल मैंने लिखा ना, ये 60 डिग्रीज, ये वाला एंगल देखो तो वापस जाकर के मैंने बोला ना, ये एंगल क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के 90 के बीच का कोई एंगल होना चाहिए। वो एंगल अगर 0 से लेकर 90 के बीच का कोई एंगल है, तो मैंने क्या बोला, जो थीटा इधर लिखा हुआ है सेम थीटा यहां पर छाप दो, सेम एंगल थीटा इधर छाप देंगे, सेम एंगल थीटा इधर छाप देंगे, तो मैं बोलूंगा भाई कि आउटपुट में लिखो, यहां पर आउटपुट में लिखो, माइनस तो आ ही रहा था, अब लिखो साइन। क्यों लिखेंगे साइन भाई, क्योंकि इवन मल्टीपल पर साइन साइन ही रहता है, तो साइन के लिए मैंने साइन ही लिख दिया, और जो अंदर एंगल लिखा हुआ था वो एंगल 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो √3/2 तो आएगा ही, उसके साथ एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, क्लियर है,
समझ में आया भाई? अच्छे समझ में आ गया? और एक कर लें? हाँ सर। चलो एक और कर लेते, एक और कर लेते। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज tan ऑफ, व्हाट इज टेंजेंट ऑफ, व्हाट इज टेंजेंट ऑफ, तुमने सारे एंगल्स नहीं पढ़े हैं, सो 315 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 315 डिग्री। ठीक है, बहुत बड़ा एंगल दिख रहा है सर, घबरा गए हम तो। टेंजेंट ऑफ 315 डिग्री, ठीक है, मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल नहीं है। आप ये सोचो कि 90 का कौन सा इवन मल्टीपल इसके आसपास में है? 360। 360 भी है और 360 270 भी हो सकता है। 270 से आगे जाना पड़ रहा है, आप उसको 31.5 की जैसा ट्रीट करो, 10 से डिवाइड करके 31.5 जैसा ट्रीट करो, ठीक है। तो 9 3 27, 9 4 36। तो एक्चुअली वो 270 से लेके 360 के बीच का कोई एक एंगल है, 270 से लेके 360 के बीच का कोई एक एंगल है, ठीक है। अच्छा, अगर 270 से लेके 360 के बीच का कोई एक एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाले एंगल का जो, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाले एंगल का जो tan होता है, देखो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है, तो आउटपुट आएगा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब आउटपुट तो आने वाला नेगेटिव, पर tan को अब आपको लिखना है कोई इवन मल्टीपल ऑफ 90 के फॉर्म में, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, टेंजेंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 270 प्लस समथिंग, आप लिखो 360 माइनस क्या करें तो 315 मिल जाए। 360 इवन मल्टीपल से कितना पीछे है? मैंने आपको बोला ना, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस रखो चाहे प्लस रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या लिखो उसको, 360 माइनस 45 डिग्री, 360 माइनस 45 डिग्रीज। अब जैसे ही मैंने यहां पर देखा 316 डिग्री से एक इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, मैं क्या बोलूंगा भाई, जो थीटा है अगर वो 0 से 90 के बीच का कोई एंगल है तो डायरेक्टली tan के लिए लिखेंगे tan, ये वाला एंगल थीटा सेम इधर कॉपी कर देंगे, और ये वाला tan क्योंकि नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो यहां से आउटपुट मिल जाएगा -1, क्योंकि tan 45 होता है 1। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? एकदम अच्छे समझ में आ गया भाई? हाँ सर। अब आप बोलोगे सर क्या हमेशा हमें प्रॉब्लम हो रही है? किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है सर? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि सर जो ऑड मल्टीपल है वो ज्यादा पास हो इवन मल्टीपल के, ठीक है। तो उसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। वैसे तो सब कुछ इससे निकल जाएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो ये नहीं बता पाएगा, ठीक है। पर जो दूसरा मेथड है वो वाला मेथड भी देख लेते हैं। तो अभी तक हमने कौन से मल्टीपल्स की बात की भाई? इवन मल्टीपल्स की बात की। अब बात करते हैं ऑड मल्टीपल्स की। देखो ऑड मल्टीपल्स में मजेदार चीज होने वाली है, ऑड मल्टीपल्स काफी मजेदार है भाई, काफी मजेदार है। तो अब भी मैं बात करने वाला हूं साइन की, या फिर कोसाइन की, या फिर टेंजेंट की, या फिर कोटेंजेंट की, या फिर सीकेंट की, या फिर कोसीकेंट की, ठीक है, कोसीकेंट की। अच्छा, पर अब जब बात हो रही है तो अब मैं बोलूंगा कि मैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 के फॉर्म में नहीं लिख करके अब मैं लिखूंगा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस कोई भी एंगल है, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस कोई भी एंगल है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस कोई भी एंगल है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस कोई भी एंगल है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस कोई भी एंगल है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस कोई भी एंगल है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। पर उसके पहले ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो भाई। उसके पहले साइन तो वैसे ही निकाले जाएंगे, चलो ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस कोई एंगल, और वो एंगल क्या होना चाहिए हमेशा, किसके बीच में लाई करना चाहिए? एंगल काफी छोटू होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए भाई? 0 से लेके 90 के बीच का, हाँ 0 से लेके 90 के बीच का ही कोई एंगल होना चाहिए, ठीक है। 0 से लेके 90 के बीच का ही कोई एंगल होना चाहिए। अच्छा, तो अब आप बोलोगे सर यहां पर साइन डिसाइड करने वाला कौन होगा? यहां पर भी जो रिजल्ट आने वाला है उसमें कोई साइन आएगा, जो रिजल्ट आने वाला है उसमें कोई साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो रिजल्ट आने वाला है उसमें फिर से कोई साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव।
फिर से कोई साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर से कोई साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, कोसेकेंट थीटा के लिए भी कोई साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। वो साइन पता है अब कौन डिसाइड करता है? सेम यही वाला साइन डिसाइड करेगा इधर साइन क्या आएगा, यही वाला कॉस डिसाइड करेगा इधर साइन क्या आएगा। वो जिस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है वहां नेगेटिव लगा देना, जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव लगा देना। ये वाला tan डिसाइड करेगा यहाँ साइन क्या आएगा, ये वाला cot डिसाइड करेगा यहाँ साइन क्या आएगा, ये वाला secant डिसाइड करेगा यहाँ साइन क्या आएगा, ये वाला कोसिकेंट डिसाइड करेगा यहाँ साइन क्या आएगा। ठीक है, इतनी कहानी तो बोलोगे सर ऊपर वाला सेम कॉपी मार दिया आपने, ऊपर वाला सेम कॉपी मार दिया, एकदम सेम चीज है। नहीं भैया, एक चीज बदल जाती है। ऑड मल्टीपल पर ना कुछ ऑड सी चीज होती है, कुछ ऑड सी चीज होती है। ऑड मल्टीपल पर साइन चला जाता है कॉस के पास। ठीक है भाई, साइन चला जाता है कॉस के पास। कॉस किसके पास जाएगा? अगर साइन कॉस के पास जा रहा है तो कॉस किसके पास जाएगा? गेस करो तो साइन के पास। साइन है अरे जैसे 90 माइनस थीटा में होता है, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस में जाता है ना, बिल्कुल वही सेम। वो ऑड मल्टीपल है, 90 माइनस थीटा ऑड मल्टीपल है, 90 माइनस थीटा ऑड मल्टीपल है। 90 एक ऑड 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 है रे, 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 है, ऑड मल्टीपल पे खेल रहा है तो साइन कॉस पे जाता है, कॉस साइन पे जाता है, tan किस पे जाता है? कॉट पे। कॉट किस पे जाता था? tan पे। सीकेंट किस पे जाएगा? कोसीकेंट पे जाएगा। कोसीकेंट किस पे जाएगा? सीकेंट पे। बस पलट जाएंगे। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे करें, काफी मुश्किल लग रहा है हमारे लिए, याद कैसे करें? याद नहीं करना है, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला याद है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में जाता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट में जाता है, कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा जब बोल रहे हो तो सोचो तो 90 क्या है? एक ऑड मल्टीपल है, तो जो 90 माइनस थीटा के लिए हो रहा है वही यहां पर होगा, ऐसा याद कर लो। जो 90 माइनस थीटा के लिए याद किया बिल्कुल सेम चीज यहां पर होने वाली है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। कोई कंफ्यूजन रहेगा क्या रुहान? कोई कंफ्यूजन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। बस खत्म हो गया। अब आप बोलोगे सर ये थीटा इधर छाप देंगे क्या? बिल्कुल छाप देंगे, सेम थीटा छापना है, जो उधर थीटा बैठा हुआ है वही सेम थीटा इधर छाप दो, सेम थीटा इधर छाप दो भाई, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल मस्त ऐसा आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर क्यों ना ये वाली चीज यूज की जाए जो अभी आप ऊपर वाला क्वेश्चन दिए थे। सर आपने तो 180 लिया था, क्या हम 270 लेंगे तो सेम आंसर आएगा? बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, उसके पहले ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई, एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्या? एकदम अच्छे से समझ में आ गया गणेश? बोल, अच्छे से समझ में आ गया आशुतोष? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन चेंज करके नहीं कर रहे हैं, हम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, वापस वही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। साइन ऑफ 240 की वैल्यू फिर से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आपको दोनों में से जो पसंद आएगा वो वाला मेथड फॉलो करना। अगर मैं साइन ऑफ 240 की वैल्यू फाइंड करूं, अगर मैं साइन ऑफ 240 की वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? मैं बोलूंगा कि अब मैं इवन पे ना खेल के ऑड पे खेलना चाहता हूं, इवन पे ना खेल के ऑड पे खेलना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर ऑड पे खेलना चाहते हैं तो 90 का कौन सा ऑड मल्टीपल 240 के पास है? 270। 90 का ऑड मल्टीपल जो 240 के पास है वो है 270। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर साइन ऑफ, अच्छा 270 से कितना पीछे है ये? 30 डिग्री पीछे है, 30 डिग्रीज 30 डिग्री पीछे। ठीक है, पर साइन तो पहले ही डिसाइड हो चुका है भाई, भगवान ने पहले से डिसाइड किया है। साइन 240 इज एन एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, 240 इज एन एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, 240 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना भाई? हाँ, 180 से लेके 270 के बीच में है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। अच्छा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, अच्छा सर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहां पर भी एंगल का जो साइन है वो वही, यही डिसाइड करने वाला है, यही बॉस है, साइन यही डिसाइड करेगा। पर वैल्यू डिसाइड करने के लिए ऑड मल्टीपल में साइन की जगह पर कौन आ जाता है? बोलता है भाई ऑड मल्टीपल है, अच्छा भाई तो कॉस को फोन कर लो, ऑड मल्टीपल है तो कॉस को फोन कर लो। इवन मल्टीपल रहता तो साइन खुद ही आ जाता भाई, ऑड मल्टीपल है तो कॉस को फोन किया, थीटा एंगल सेम लिख दिया, थीटा एंगल सेम लिख दिया, यहां पर जो एंगल थीटा था वो बिल्कुल सेम लिख दिया। ठीक है, तो कॉस ऑफ 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट। तो ऊपर में भी क्या -√3/2 आ रहा था? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इवन मल्टीपल से जा रहे हो या ऑड मल्टीपल से जा रहे हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मुझे ज्यादा पसंद है इवन मल्टीपल से जाना,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से, आप किस तरह से जा रहे हो, ठीक है। अच्छा वापस जाते हैं, वापस दूसरा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या सेम आंसर दे रहा है क्या। tan ऑफ 315 डिग्रीज, tan ऑफ 315 डिग्रीज, ठीक है। बात करते हैं भाई टेंजेंट ऑफ 315 डिग्रीज की, टेंजेंट ऑफ 315, ठीक है। अच्छा ऑड मल्टीपल इसके आसपास में कौन है, कौन है ऑड मल्टीपल, कौन है ऑड मल्टीपल भाई, 270 डिग्री 270 डिग्री, ठीक है। तो अच्छा ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब टेंजेंट क्या होने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, टेंजेंट क्या बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ASTC, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए tan नेगेटिव हो गया, तो आउटपुट तो नेगेटिव आने वाला है। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा ऑड मल्टीपल के फॉर्म में, तो आप लिखोगे सर ये टेंजेंट ऑफ 270 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज हो जा रहा है, टेंजेंट 270 प्लस 45 हो जा रहा है, ऑड मल्टीपल प्लस 45। मैं बोलूंगा भैया नेगेटिव साइन को मत भूलो, नेगेटिव साइन पहले से डिसाइडेड है कि वो तो नेगेटिव आने ही वाला है, एकदम गारंटीड आने वाला है, ठीक है, गारंटीड आने वाला है। अच्छा अब आप बोलोगे सर ऑड मल्टीपल पे खेल रहा है, ऑड मल्टीपल पे खेलता है तो tan किसको फोन लगाएगा भाई, tan किसको फोन लगाएगा, कॉट को फोन लगाएगा, हाँ किसके लिए 45 डिग्रीज के लिए, 45 डिग्रीज के लिए फोन लगाएगा कॉट को, 45 के लिए लगाया फोन, तो माइनस ऑफ कॉट 45 मतलब माइनस ऑफ 1, सेम खेल गया भाई, सेम खेल गए। अब आप बताओ आपको दोनों में से कौन सा इजी लग रहा है, ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल, ठीक है, तो इवन मल्टीपल पे ही बेटर है खेलना, मैं भी चाहता हूं कि आप इवन मल्टीपल पे ही खेलो। ओके कुछ एक दो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और कर लेते हैं। अब देखो एंगल्स ऐसा नहीं होता कि हमेशा 360 डिग्रीज तक ही जाएं, उससे भी बड़े एंगल्स हो सकते हैं, उससे भी बड़े एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा एंगल दे रहा हूं, आपको बस सोचना है कि वो बड़े वाले एंगल का वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो मैं आपको एक बड़ा सा एंगल दे देता हूं, एक बड़ा सा एंगल दे देता हूं, मान लो मैंने आपको दिया एंगल, आज की डेट क्या है 20, ठीक है, तो मैंने आपको दिया, आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ 2800 डिग्री की, नहीं तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा, मान लो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, थोड़ा सा बड़ा एंगल ले लेते हैं, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 780 डिग्रीज की, स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा चलेगा, 780 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा भाई 780 डिग्रीज को, अब सोचो ये 9 का कौन सा मल्टीपल के आगे चला गया है, 9 का इवन मल्टीपल देख लो या ऑड मल्टीपल देख लो, ये 9 का 9 8 जा 72 होता है, ठीक है, और 9 9 जा 81 होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑड मल्टीपल पे खेलना चाहते हो या इवन मल्टीपल पे खेलना चाहते हो, किस पे खेलना चाहते हो भाई, ऑड पे या इवन पे, इवन पे, ठीक है। तो आप लिखोगे इसको साइन ऑफ 9 का इवन मल्टीपल, 9 8 जा 72, ठीक है, तो 98 जा 720, 720 से कितना आगे है भाई, 720, अरे तो हाँ बात बन गई, 720 से कितना आगे है, 60 डिग्रीज आगे है, 60 डिग्रीज आगे है, ठीक है, 60 डिग्रीज आगे। अच्छा अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, वापस जाके चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, वापस जाके, ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में काफी बेहतरीन प्रदर्शन भाई। तो जब भी आप 9 के या 90 के 4 मल्टीपल्स काउंट कर लेते हो, ठीक है, 4 मल्टीपल्स काउंट कर लेते हो, यहां पर मैंने अभी 8 मल्टीपल्स काउंट कर लिए हैं, तो जब भी 90 का आप फोर्थ मल्टीपल लोगे, मतलब 90 मल्टीप्लाइड बाय 120, सॉरी 90 मल्टीप्लाइड बाय 12 करूंगा तब भी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, क्यों भाई, देखो तो चक्कर मार रहे हैं ना, 90 का चक्कर मार रहे हैं, तो यहां पर देखोगे तो देखो 90 में इधर रोटेट किया, 90 में इधर रोटेट किया, फिर 90 में इधर रोटेट किया 2 बार, फिर 3 बार रोटेट किया, फिर 4 बार रोटेट किया, ठीक है, 4 बार रोटेट करने के बाद फिर इधर ही पहुंच जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स रोटेट करेंगे, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे भाई। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज पता चल रही है, अगर मैं कभी फंस जाऊं कि कितने टाइम्स रोटेट करके कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, तो ऐसा याद कर लेता हूं कि अगर मैं 4 टाइम्स रोटेट करूंगा, मल्टीपल ऑफ 4 टाइम्स 9 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल ऑफ 4 टाइम्स 90,
तो मल्टीपल ऑफ 4 तो 8 भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 4 तो 12 भी हो सकता है। तो अगर मल्टीपल ऑफ 4 पे खेल रहे हैं तो हमेशा किधर पहुंच जाएंगे भाई? मल्टीपल ऑफ 4 पे खेल रहे हैं तो हमेशा पहुंचेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, हमेशा पहुंचेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। क्यों भाई? देखो तो यहां पर फिर से वापस आकर के देख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 पे खेलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पहुंचते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मल्टीपल ऑफ, देखो यहां पर आपने एक रोटेशन किया 90 का, 2 बार 1 टाइम रोटेट किया, 2 टाइम्स 90 रोटेट किया, फिर 3 टाइम्स 90 रोटेट किया, फिर 4 टाइम्स रोटेट किया, फिर 5 टाइम्स रोटेट किया, फिर 6 टाइम्स रोटेट किया, फिर 7 टाइम्स रोटेट किया, फिर 8 टाइम्स रोटेट किया। ठीक है, तो जब आप मल्टीपल ऑफ 4 टाइम्स रोटेट करते हो तो आप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे पहुंचते हो। ठीक है, अगर आप 5 टाइम्स रोटेट करो या फिर आप 9 टाइम्स रोटेट करो या फिर आप केवल एक बार रोटेट करो, केवल एक बार रोटेट करोगे या फिर 5 टाइम्स रोटेट करो, देखो तो 5 टाइम्स कैसे रोटेट होगा? 1 2 3 4 5, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, एक बार रोटेट करोगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, 9 टाइम्स रोटेट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 टाइम्स रोटेट कर रहे हो, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 टाइम्स रोटेट कर रहे हो, किधर पहुंच जाओगे भाई? Y axis. मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 टाइम्स रोटेट कराओ 90 डिग्रीज को, तब भी पहुंच जाओगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। और उसमें अगर आप कुछ ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पहुंच गए, कुछ ऐड करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सब्ट्रैक्ट करते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो चमक जाएगा। ठीक है, वो चमक जाएगा। साकेत तू बता दो, अगर मैं मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 आगे चला जा रहा हूं 90 के लिए, तब कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 पे पॉजिटिव वाई एक्सिस था, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। देख ले एक बार, देख ले, कंफ्यूजिंग नहीं है भाई, कंफ्यूजिंग नहीं है, बच्चों की चीज है, काफी आसान है, काफी छोटी सी चीज बता रहा हूं। देखो 1 2, 2 बार रोटेट किए नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अच्छा फिर से देखते हैं, अरे हाँ फाइन, 1 2 3 4 5 6, मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज 4 प्लस 2 6। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुंच गए। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 8 प्लस 2। ठीक है, फिर से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो जब मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा उसमें 2 ऐड कर दे रहे हो, कहां पहुंच जाओगे भाई? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुंच जाओगे। और लास्ट वाला अब आपको समझ में आ गया, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3 कहां पहुंचा देगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। और मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 4 पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अरे मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 4 मतलब मल्टीपल ऑफ 4 ही बाबा। ठीक है, चमका गया मस्त। ठीक है, तो ये वाली कहानी भी हम याद रखेंगे, और अब फिर से वापस आ जाते हैं। तो ऊपर में क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 8 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल ऑफ 4 देंगे तो कहां पहुंच जाएगा? भूल जाओ कि अब कितना भी बड़ा नंबर दे दूं ना, 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 का कौन सा मल्टीपल है? क्या वो 4 का मल्टीपल प्लस 1 है? क्या वो 4 का मल्टीपल है? क्या वो 4 का मल्टीपल प्लस 2 है? क्या वो 4 का मल्टीपल प्लस 3 है? वहां से चमक जाएगा। तो ये तो मल्टीपल ऑफ 4 ही है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पहुंचा और फिर प्लस 60 डिग्री दे दिया। कौन से क्वाड्रेंट में? बिल्कुल सही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? बिल्कुल पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा इवन मल्टीपल पे खेल रहा है, इवन मल्टीपल पे साइन कैसा रहेगा? साइन जैसा ही रहेगा भाई। अंदर वाला मसाला 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का है क्या? बिल्कुल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का है, तो साइन ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, और साइन ऑफ 60 डिग्री होता है 3/2। ठीक है, चमका क्या? ये वाली चीज थोड़ी क्रिटिकल है, इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार फिर से देख लो। मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2 मल्टीपल ऑफ 4 प्लस
ये वाली चीज चमक गई ना भाई, बड़े से बड़ा एंगल दे दिया जाएगा, आराम से आसानी से